नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के घर सीबीआई की टीम ने दबिश दी। ये कार्रवाई नान, महादेव ऐप, कोयला और आबकारी घोटाले से जुड़े मामलों में तो की जा रही थी, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने अनिल टुटेजा के निवास पर छापेमारी की। उसका सीधा संबंध झारखंड शराब घोटाले से है। सीबीआई की छापेमारी छत्तीस के चर्चित घोटाले की कड़ी का एक हिस्सा भी मानी जा रही है, जिससे राज्य की पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में 1 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर सशर्त जमानत दे दी है। लेकिन अनिल टुटेजा को केवल ईडी के केस में राहत मिली है। उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया, जिसकी वजह से जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर ईडी लंबे समय से जांच कर रही है। शराब घोटाले को लेकर राज्य के कई सीनियर नेता और सीनियर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज है। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में शराब के नाम पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया है। ईडी की जांच के अनुसार शराब घोटाला राज्य की कांग्रेस सरकार के समय सामने आया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी अरुण त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेपर के ऊपर आरोप है कि इन्होंने घोटाले को अंजाम दिया है। इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है। अनिल टुटेजा के ऊपर एजेंसियों की निगाह है, क्योंकि मानते हैं कि सब कुछ हुआ है वो अनिल टुटेजा की ही देख रेख में हुआ है, और इस पूरे गड़बड़ झाले का अगर केंद्र बिंदु कोई है तो वो अनिल टुटेजा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक पूरी टीम है जो तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रूपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, निशिकांत पांडे बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रूपेश दुबे से हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, रूपेश, इस मसले पर आप क्या कहेंगे, इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। निशिकांत जी नमस्कार। देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं निरंतर छत्तीसगढ़ में दबिश दे रही हैं, या ये कहें कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एपिसोड की तरह जांच कार्रवाई चल रही है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता भी इन संवैधानिक संस्थाओं की कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाने पे आतुर है। जी, भ्रष्टाचार के में संलिप्त कोई व्यक्ति है और उस पर कोई जांच कार्रवाई कर रही है, तो उसमें कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, जांच कार्रवाई निष्पक्ष हो। लेकिन आप देखिए, एक प्रकार से किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है, उसके बाद और उसमें कुछ उनको सफलता मिलती है, तो फिर तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ करने की जो एपिसोड यानी धारावाहिक पूर्ण कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती है। और मुझे बताइए, जिस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ में चाहे कोल मामले में हो, शराब मामले में हो, कार्रवाई कर रही है और पूरक चालान के आधार पर लगातार कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाइयां अपने आप में सशंकित हैं। और यदि कोई ईडी कोई जांच करती है, कहीं छापेमारी करती है, सीबीआई की जांच करती है, छापेमारी करती है, तो आम जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में बातें भी आनी चाहिए कि किस मामले में जांच की गई है, छापेमारी की गई है, उन्हें क्या साक्ष्य मिले हैं या क्या कार्रवाई हुई है। इस प्रकार की कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में, शंकास्पद स्थिति में, पूरी संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित हो रही है। ये बड़ा आरोप रूपेश जी का है। निशिकांत जी, उनका ये आरोप है कि धारावाहिक कार्रवाई हो रही है, एपिसोड के जरिए कार्रवाई होती है, कि एक मामले पे कार्रवाई होती है, फिर एक मामले पर जो आरोपी हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे मामले पर अचानक से एजेंसियां कार्रवाई करने लगती हैं, फिर दूसरे मामले में उन्हें अंदर करती हैं, ऐसे ही मामला तीसरा शुरू हो जाता है। 1 2 3 धारावाहिक कार्रवाई चल रही है छत्तीसगढ़ में। ये जो सनसनी है, और छत्तीसगढ़ की जो सनसनी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मनोज जी आपको प्रणाम और रुपेश जी को संध्या जोहार।
ये रिपीट कर रहा है, मुझे थोड़ा ठीक कराएंगे। जी। देखिए, जिस प्रकार से रुपेश जी ने कहा कि एक कार्रवाई खत्म होती है, दूसरी चालू हो जाती है। देखिए, मल्टीपल जब फ्रैक्चर होते हैं तो डॉक्टर पहले पैर का इलाज करता है, फिर हाथ का फ्रैक्चर, हाथ का भी इलाज करना पड़ेगा, फिर गर्दन भी टूटा हुआ है। तो कई तरह के फ्रैक्चर हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से संगठित गिरोह के रूप में छत्तीसगढ़ में संसाधनों को लूट के राजस्व का नुकसान किया गया, उस प्रकार से अगर आप देखेंगे मनोज जी, तो बड़ा मतलब अद्भुत स्थिति छत्तीसगढ़ के विनाश के कालखंड की थी कि सीएम सचिवालय में बैठ के लोग 25 रुपए टन का मामला उठा रहे थे। लेकिन जहां हम बात करें अनिल टूटेजा जी की, सिर्फ अनिल टूटेजा नहीं, मनोज जी, जब ए ट्रिपल मार्क आता है तो बहुत अच्छा परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ ट्रिपल ए ने मिलके ऐसा बंदरबाट किया संसाधनों का, अरुण, अनिल और अनवर, इन लोगों ने प्रदेश के संसाधन को लूट के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रहे थे। आज देखिए स्थिति ये है कि 2161 करोड़ रुपए का सिर्फ राजस्व नुकसान हुआ है शराब घोटाले में। आबकारी का लाभकारी जो मंत्री है मनोज जी, वो जेल में है। अब विषय ये आता है कि हम पे इल्जाम ये है कि क्यों चोर को तुमने चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे ना कुछ और कहा। प्रदेश की जनता से हमने वादा किया था विधानसभा के पूर्व कि एक एक रुपए के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब होगा, और अभी तो सिर्फ अधिकारी की बात हो रही है, उस पे रुपेश जी सशंकित हैं। तो मुझे लगता है कि रुपेश जी इस भय से सशंकित हो रहे हैं कि कहीं ये कब्जा कहीं हायर कमान तक तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो कोई और है इसमें, जो पूरे सिंडिकेट को संचालित कर रहा था। तो कौन है रुपेश जी का संशय ठीक है, लेकिन प्रदेश की जनता, हाँ, क्या बोले मनोज जी? मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड प्रदेश के मुखिया के रूप में आप देख सकते हैं। पूर्व जो मुखिया थे, उनके संरक्षण में, उनके कार्यालय में सारा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। उनके सीएम सचिवालय के उप सचिव किस कारण से जेल में है? 3-3, 4-4 आईएएस, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में मनोज जी, मुझे तो याद नहीं है, शायद आप इस पे ध्यान आकर्षण करेंगे हमारा या ज्ञानवर्धन करेंगे, क्या कभी इससे पहले 20 साल 25 साल के कालखंड में छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतने आईएएस जेल गए हों, कोई भ्रष्टाचार को लेकर? करोड़ों अरबों की बेनामी संपत्ति अटैच की गई है, नगद मिले हैं, सोना मिला है। 351 करोड़ रुपए, जो झारखंड से आप क्लब कर रहे हैं इसको, 351 करोड़ रुपए एक अदना सा राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है मनोज जी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये बायस कार्रवाई है। तो मैं एक बात कहूंगा रुपेश जी को कि चेहरे पे धूल है, आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। रुपेश जी, अगर ये भ्रष्टाचारी है तो आप इनके समर्थन और संरक्षण में मत खड़े होइए कि इस दिन 2 रुपए ज्यादा मिला तो आपका भी ठेका ले सकते हैं। जी मनोज जी। अब रुपेश जी, ऐसा मत करिएगा कि चूंकि ये बड़ा आरोप निशिकांत जी लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या कभी ऐसा समय आया है कि इतने सारे आईएएस अधिकारी एक साथ जेल चले गए। रुपेश जी, अब ये मत कहिएगा कि केंद्र में हमारी सरकार आने दीजिए, इससे ज्यादा जेल जाएंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है, पूरी तरह से पूर्वाग्रह ग्रसित कार्रवाई प्रथम दृष्टया नजर आता है, क्योंकि लगातार इनकी जो कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, आबकारी मंत्री, आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे 15 साल, उनके गृह जिले में, उनके निर्वाचन जिले में जिस प्रकार से अवैध शराब, अवैध होलोग्राम, अवैध बाटलिंग का मामला पकड़ाया, और उसमें भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इनकी संलिप्तता पाई गई है। और इसका मतलब यह होता है कि अवैध शराब के नकली होलोग्राम, अवैध बाटलिंग में भाजपा शासित संपूर्ण राज्य, माने शराब का जो अवैध कारोबार है, और उसमें पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस मात्र 34-2 की कार्रवाई की है। कूट रचना 29 मार्च को कार्रवाई होती है, उसके बाद नकली होलोग्राम की जांच के लिए भेजते हैं। आज तक छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार यह बताने में तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है कि होलोग्राम नकली है। तो यह पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा का अन्य राज्यों से सिंडिकेट के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कार्रवाइयां हो रही हैं। कोई संवैधानिक संस्था कार्रवाई कर रही है तो उसकी कार्रवाइयों में पारदर्शिता होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में बातें आनी चाहिए।
मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सीबीआई जांच एजेंसी कोई बात नहीं करेगी और भाजपा के प्रवक्ता लोग यदि बातें करेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो, भ्रष्टाचार को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर फिर से आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग पूर्वक कार्रवाई करेंगे, रुपेश जी, वो कदापि बर्दाश्त नहीं है। रुपेश जी, जहां तक आपने संवैधानिक संस्थाओं की बात की, तो संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आज़ादी के बाद से हो रहा है और जिसकी जो सरकार होती है वो उस हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से चलाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, वो अपने अपने हिसाब से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि नियुक्तियाँ कैसे होती हैं सबको पता है। यहाँ जहाँ तक सवाल है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का, तो जब आपकी सरकार आई थी तो क्या पूर्वाग्रस्त होकर सरकार ने कार्रवाई नहीं की? चाहे वो कार्रवाई अमन सिंह उनके परिवार पर हो, चाहे वो कार्रवाई मुकेश गुप्ता या उनके परिवार से जुड़ी हो, और किस लेवल पर किस स्तर तक जाकर कार्रवाई हुई? शुरुआत तो आप ही की सरकार से हुई। तो ये तो नियम है ना प्रकृति का कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। रमन सिंह और उनके परिवार पर भी कार्रवाई हुई, तो उस समय आपकी बारी है, अब इनकी बारी है, और कल जब आप आ जाएंगे तो आप छोड़ेंगे थोड़ी। मनोज जी, जी, कार्रवाइयां हो रही हैं तो दस्तावेजी साक्ष्य के साथ हो। क्या कार्रवाइयां हो रही हैं ये पब्लिक डोमेन में भी आए। माननीय न्यायालय का जो निर्णय हम सबको सिरोधार्य होता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जो परिवेश, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, छत्तीसगढ़ ही के साथ साथ आप देश के अन्य राज्यों में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप काफी बड़े पत्रकार हैं, आपके देश में छवि है, आप स्वयं भी समझते होंगे कि किस प्रकार से भाजपा के लोग कार्रवाई के लिए या भाजपा के इशारे पर कार्रवाइयां की बात होती है, और यदि जिस पर कार्रवाई होती है वो भाजपा में शामिल होते हैं तो या तो कार्रवाइयां बंद कर दी जाती है या कार्रवाइयां धीरे धीरे कर दी जाती है। ये जग जाहिर है। तो ऐसी स्थिति में हम सबके मानना है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनके जांच पर विश्वसनीयता बनी रहे, और जो कार्रवाइयां हो रही है या कार्रवाइयां होनी है उसमें यह नहीं आना चाहिए कि सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं पर या विपक्षी दल के जब कार्यकाल था उस कार्यकाल की जांच हो। ऐसी कदापि नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की छापा पड़ते हैं, सीबीआई छापा पड़ता है, तो आम जनता अरे यार ये तो मामला चल रहा है, ये इस प्रकार की बातें सामने आ गई हैं। माने आदमी मजाक बना लिए हैं, मजाक बन गया है। तो ऐसी स्थिति से निशिकांत पांडे बताएंगे। निशिकांत पांडे जी। मनोज जी, मैं बड़ा आदर से पूछना चाहता हूँ, 2-3 सवाल है मेरे। देखिए, शराब घोटाले की जब हम बात करते हैं तो शराब घोटाले में जो अभी आबकारी के लाभकारी मंत्री, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अनपढ़ आदमी, मुझसे अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। अधिकारी कौन? अनिल टूटेजा। अनिल टूटेजा की जांच चल रही है और कवासी लखवाई जेल में। 2 महत्वपूर्ण सवाल मेरे मित्र से, क्या न्यायालय भी बायस है? दूसरा, क्या ईडी ने पैसा या बेनामी संपत्ति या सोना संदर्भित मतलब जो व्यक्ति हैं उनके यहाँ प्लांट कर दिया, उसके बाद उसको रिकवर किया? ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हमारे। देखिए, विषय क्या होता है मनोज जी, जब विधानसभा के पहले हमने ये आरोप लगाया और जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को प्रतिसाद दिया, जनता के बीच में ये बात थी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक संगठित रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और हजारों करोड़ रुपए का, शराब की बात करें, कोयला की बात करें या कस्टम मिलिंग, जो अनिल टूटेजा जी की बात कर रहे हैं, वो कस्टम मिलिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले अनिल टूटेजा जी। आज रुपेश जी उनको संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुपेश जी, जिस कालखंड की ये घटना है उस कालखंड का सारा डिटेल निकाल के देखिए, आपके समक्ष सारी चीजें आ जाएंगी। विषय यह है कि प्रदेश को संसाधन को लूटने का छूट किसने दिया इनको? किसके संरक्षण और पोषित करने का आधार पर इन्होंने इतने बड़ी कांड को अंजाम दिया? अब जब विनाश के कालखंड का आपने का इतिहास रचा है तो ईडी आके अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी आपने कहा कि जांच एजेंसी भाजपा के उससे कठपुतली की तरह काम करती है। साहब, मेरा एक स्पष्ट सवाल है, ये राज्यसभा सांसद क्या 351 करोड़ रुपया क्या कर दिया? नहीं किया होगा ना, ये तो उन्हीं क्या होगा। तो ये 351 करोड़ रुपया आया कैसे?
शराब घोटाला वहां से कनेक्ट है या नहीं है झारखंड में, जिसके कारण एक्चुअली यहाँ पे करते थे कि नहीं हुआ करते थे। अनिल टुटेजा और अनवर के माध्यम से ही वहां झारखंड में भी शराब का एक स्वरूप तैयार किया गया था। तो मनोज जी, आप कितने भी चीजों को छुपाने का प्रयास करें, अगर जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो तथ्यों के आधार पर कर रही है। दूसरा, अगर न्यायालय बेल नहीं दे रहा है, ये क्या मसला कहलाता है? आखिर आबकारी के लाभकारी मंत्री के सहित व्यापारी और कर्मचारी और अधिकारी चारों सिंडिकेट जेल में है मनोज जी। उसके बाद भी अगर इनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है तो मुझे लगता है जनता जनार्दन सब कुछ देख रही प्रदेश की कि किस प्रकार भ्रष्टाचार भी किया और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सामने खड़े। जी मनोज जी, मेरा एक सवाल है निशिकांत जी कि शराब घोटाले में अनिल टुटेजा अंदर हैं, शराब घोटाले में अनवर अंदर हैं, शराब घोटाले में अरुणमणि त्रिपाठी अंदर हैं, शराब घोटाले में वहाँ के मंत्री अंदर हैं, लेकिन शराब की जो बाकी की व्यवस्था है, जो जो उसका ढक्कन बनाती थी, जो उसका बार कोड बनाती थी, जो उसका बॉटलिंग का काम करती थी, जो उसकी पूरी व्यवस्था देखती, क्या वो सिस्टम चेंज हो गया या उस सिस्टम में अभी भी वही लोग लगे हुए हैं? बिल्कुल सारी चीजें बदल चुकी गई हैं। हाँ। तो मनोज जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आपका इंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक काउंटर में डबल काउंटर चलाते हैं, उसका कारण क्या था? देखिए, आज के राजस्व की प्राप्ति को देखिए और पूर्व में जो 2 साल के पहले के राजस्व की प्राप्ति को देखिए, आपको पारदर्शिता दिखेगी उसमें। विषय ये आता है कि एक सेम इंटेंट से इन्होंने एक प्लानिंग करके वेल प्लान तरीके से इन्होंने डबल काउंटर चलाया, फर्जी होलोग्राम बनाया और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ भी किया। उनकी जान माल के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया। विषय बस इतना ही है मनोज जी कि जांच एजेंसी जब कार्रवाई कर रही है तो आज जो आप बिला रहे हो वो आपको अपने भूपेश दाऊ जी से पूछना चाहिए था कि इतना बड़ा सिंडिकेट बिना, अगर वो कहते हैं कि बिना उनके संज्ञान में नहीं था, तो बिना संज्ञान में उनके इतना बड़ा सिंडिकेट चला गया, वो भी भूपेश दाऊ जी से तेज तरार नेता के द्वारा मतलब जो माने जाते हैं उनके संज्ञान के बाहर अगर इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था तो मुझे और ताज्जुब लगता है। रुपेश जी, एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी, क्योंकि ये बात बीजेपी तो आपकी सरकार में बोलती ही थी, लेकिन आपकी सरकार में ही आपके मंत्रिमंडल के कई साथी भी इस तरह का जिक्र करते थे। वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते थे कि साहब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, चुनिंदा कुछ लोग हैं वो सरकार चला रही है। तो उस बात का फायदा बीजेपी उठाती है और कोट करती है। मनोज जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। जहां भी भ्रष्टाचार नजर आएगा या जहां भी प्रशासनिक आतंकवाद या प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही पूर्व कार्य करते हैं, अपने जिम्मेदारियों से बचते हैं, आपके पार्टी के लोग जो आवाज उठाते हैं वो आंतरिक लोकतंत्र हो गया और विपक्षी पार्टी और नेता उठाते हैं वो लोकतंत्र नहीं है। मनु जी, जिस प्रकार से बातें आ रही हैं, जैसे आपने जब पूछा कि नकली होलोग्राम, नकली ढक्कन और जो बारकोड के बारे में बात की, निशिकांत जी जवाब नहीं दे रहे हैं। आज भाजपा की सरकार 1.5 साल से है। छत्तीसगढ़ जो है, राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है और वहां लगातार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बेधड़क शराब आ रही हैं और एक पूरा सिंडिकेट पकड़ाया। और वही तो मैं बता रहा हूं, जिस होलोग्राम के बारे में बात करना चाहती है, जिस नकली बारकोड के बारे में भाजपा बात करती रही है, आज 20-25 दिन हो गए हैं भाजपा की सरकार जो नकली होलोग्राम और नकली बारकोड पकड़ाया है उसके बारे में ये बताने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है कि ये नकली है या असली है। और उनके तार मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है, भाजपा शासित राज्य हैं, इससे ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भाजपा का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से अवैध शराब के मामले में लिप्त है। और कार्रवाई करने में देखिए जिस प्रकार से 34(2) के मामले अपराध दर्ज किए गए हैं, एक भी कूटरचना का अपराध दर्ज नहीं हुआ है। जिस गाड़ियों में शराब आई है ऐसा कहा जा रहा है, उनके मालिकों तक नहीं पहुंचे हैं। और 1.5 साल में आबकारी के मामले में भाजपा की सरकार तो जो जब्त गाड़ियां हैं उनको रात करने से भी पीछे हटी है। इसका जवाब दे दीजिए निशिकांत जी, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, क्या बोले उसको रिपीट कर सकते हैं आप? उन्होंने कह दिया कि नकली होलोग्राम आपके कार्यकाल में पकड़े गए हैं, जिन गाड़ियों में शराब ले जाई जा रही थी उनको राजसात नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से लगातार अवैध काम चल रहा है।
देखिए मतलब जाकिर है भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तेसी। अब इनको ये विषय लगता है, हम जो बात कह रहे हैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आप कोई भी क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। मनोज जी, मैं आके मतलब सम्मानित चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक बार इसका वो टेस्ट कर लेते, फैक्ट फाइंडिंग कर लेते कि जो रुपेश जी कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है। विषय ये आता है कि आप अपना नहीं, अब फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए सारनाथ एक्सप्रेस में तो बैठना नहीं पड़ेगा हमको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका तो रिपोर्टर छत्तीसगढ़ में ही है जी। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, देखिए आपने जो बात उठाई उसी से आगे बढ़ाता हूं। डीएमएफ को घोटाला को लेके मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में सवाल उठाया और जयसिंह अग्रवाल ने तत्कालीन कलेक्टर जो रानू साहू जेल में है और कोल माइनिंग का मामला हुआ, जब सवाल उठाया और प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाके ईडी की एंट्री होती है। तो मैं ये कहता हूं मनोज जी की जो बात आपने कही स्पष्टता से और कांग्रेस पार्टी उसको डक कर गई। विषय यहां शुरू होता है कि जब जयसिंह अग्रवाल चिट्ठी लिखते हैं और ईडी आती है तो उस समय आपको कार्रवाई करना चाहिए था। जब प्रदेश के संसाधन को लूटा जा रहा था सीएम सचिवालय में बैठते, उस समय आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। अब रानू साहू से लेकर सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई से लेके अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणेश त्रिपाठी, कवासी लखमा, ये तमाम लोग के साथ व्यापारी भी जेल में है। मनोज जी पूरा सिंडिकेट को समझिए कि व्यापारी, अधिकारी और राजनेता जिनके संरक्षण में काम हुआ था सारे जेल में है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आ गई कि अधिकारियों को भी डिफेंड करना पड़ रहा है उनको। तो इसका मतलब यह है कि पूरी दाल काली थी, इसलिए इनको ये लाइन मिला है। जी मनोज जी। रुपेश जी, ये तमाम बातें तो हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है आपके आरोप प्रत्यारोप के दौर लगेंगे। लेकिन निशिकांत जी, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि अवैध माइनिंग का आरोप हमेशा बीजेपी लगाती थी, अवैध माइनिंग अभी भी चल रही है। हो सकता है कि उसकी तादाद बहुत ज़्यादा ना हो। कस्टम मिलिंग को लेकर खुद व्यापारियों से, कई लोगों से मैं बात कर चुका हूं, वो ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस सरकार में पैसे दे देते थे, काम तो कम से कम हो जाता था, अभी तो पैसे भी चले जाते हैं और काम भी नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत से आरोप हैं। देखिए, आप जब जमीन पर जाएंगे तो पता चलेगा आपको। और जिस शराब घोटाले की बात कर रहे थे, तो जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, क्या उन व्यवस्था में लगे हुए लोगों का परिवर्तन हो गया या व्यवस्था में वो जुड़े हुए हैं और जो लीकेज है उसका फायदा वो अभी भी उठा रहे हैं? निशिकांत जी। मनोज, देखिए मनोज जी, अक्षरशः समाप्त हो गया ऐसा कहने की साहस भी मैं नहीं रखता जी। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने ऐसा सिस्टम चलाया तो हर कोई को पकड़ पकड़ के तुमको ईमानदार होना होगा, हम कर नहीं सकते। लेकिन मोटा मोटी परसेंटेज ऑफ 80%, 85%, 90% लीकेज को भी हमने रोका है, फर्जीवाड़े को भी हमने रोका है। साथ ही साथ जो इन्होंने शराब, डुप्लीकेट शराब का सप्लाई किया था प्रदेश में, उसको भी कम से कम ब्रेक लगाने का काम किया। अब महत्वपूर्ण विषय पे देखिए, शराब घोटाले की जब हम बात करते हैं तो शराब घोटाले की जांच शुरू कब से हुई और कैसे हुई, इसके पृष्ठभूमि में आपको जाने की आवश्यकता है। जब आपने कभी कांग्रेस पार्टी को इससे इनकार करते हुए नहीं देखा होगा, डबल काउंटर नहीं चल रहे थे, फर्जी होलोग्राम नहीं थे, कभी इनकार करते हुए नहीं देखा होगा। उसके बाद जब कभी इनकार भी नहीं किया, उसके बाद ये क्या कहते हैं मालूम, कि ईडी बायस है। भाई साहब, ईडी बायस हो सकती है, मैं मान लिया आपकी बात। और अरे कैसे मान लेंगे भैया, वो आपकी केंद्र में आपकी सरकार की एजेंसी, आप कैसे मान लेंगे कि ईडी बायस है? फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा अगर आप मान लेंगे तो। मनोज जी, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मान लेता हूं कि ईडी बायस है। क्या ये पैसे भी प्लांट किए गए, इसका आरोप कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया। ये जो सोना जब्ती हुआ उसको भी प्लांट किया गया, ये भी कोई आरोप नहीं लगाया गया। ये जो बेनामी संपत्ति मिली इतनी अरबों रुपए की, उसको भी किसी ने क्लेम नहीं किया। तो विषय ये है कि इनकी कार्रवाई सही है। अब इनको अपने बचाव में क्या कहना है, क्योंकि केंद्र से लेके राज्य के नेता सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। आप देखिए, अभी नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, 5,000 करोड़ रुपए का मामला चल रहा है। इधर क्या चल रहा है, 2,161 करोड़ का सिर्फ एक शराब घोटाले में। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जब भी आपने 5 साल की बात की होगी तो एक बात बहुत जोर शोर से आया था, भ्रष्टाचार हर सेगमेंट में। और यह भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न नहीं था, सर्वप्रथम इस पर प्रश्न उठाने वाले कांग्रेसी थे। डीएमएफ की बात जब हम कहते थे तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी आरोप लगा रही है। जब विधानसभा के पटल पे आदरणीय मोहन मरकाम जी ने प्रश्न किया तो आदरणीय चरणदास महंत जी ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच हुई नहीं मनोज। तो क्या क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी की जो आपने यहाँ पे विनाश का कालखंड लिखा उसका जांच भी ना हो?
अच्छा, जांच हो रही है तो न्यायालय आपको क्यों नहीं रहम कर रहा है? मेरा प्रश्न ये है मनोज जी कि चीजें मान ली कि मेला फाइट भी हो सकती है, लेकिन न्यायालय आपको बेल नहीं दे रहा, इसके पीछे का क्या कारण होगा? इसका एक जवाब ले लिया। और जो दो सवाल मैंने पूछा उनके कि पास क्या जवाब नहीं है, ये बार सारी बार चीजें वही बात करेंगे। लेकिन आपने जिक्र न्यायालय का किया है तो कई बार निश्चित तौर पर, चाहे वो अनिल टुटेजा हो या अनवर ढेबर हो या फिर त्रिपाठी हो, वो न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय ने उन्होंने पूरी राहत नहीं दी है। अभी जो 2 दिन पहले जमानत भी मिली अनिल टुटेजा को, वो भी इस बात पर मिली है कि 1 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं, लेकिन जमानत मिल गई है। वो अभी भी अंदर हैं, दूसरे मामले में अंदर हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चलती रहेगी। आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएगा कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है। लेकिन प्राथमिक तौर पर भ्रष्टाचार के जो तमाम तस्वीरें कैनवास पर दिखाई देती हैं, वो तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम निशिकांत जी का, शुक्रिया हम करेंगे रूपेश जी का, जो इस चर्चा में मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।